बेटी का बलिदान। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके सामने एक अच्छी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करती हूँ आज की ये कहानी। मेरा नाम भावना है। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक दिन डैडी ने माँ से कहा कि अरे जल्दी से खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। इस समय माँ कहने लगी कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कहाँ से दूँ तुम्हें खाना। माँ ने क्रोध में भरकर बोला कि जाते क्यों नहीं हो काम पर। मैं तो तुम्हारे इन हरकतों से बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि हमारी बेटी जवान हो रही है, बेटा अभी छोटा है, मगर तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हो। अरे दुनिया के उन पिता लोगों से पूछो जो अपने बच्चे के लिए न जाने कैसे कैसे मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनका पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। मगर तुमने तुमने तो मेहनत करना कभी सीखा ही नहीं। एक नंबर के कामचोर हो। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम्हारे साथ मेरा ब्याह हुआ। लेकिन मेरे डैडी थे कि बस माँ की सारी जली कटी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते, अपने कानों से निकाल दिया करते थे। उनको तो जैसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हम लोग एक छोटे से कस्बे में रहते थे। मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, इसलिए माँ ने मेरा दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। जैसे तैसे करके मैं अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली, परंतु अब मैं कॉलेज में भी पढ़ना चाहती थी। मगर यहाँ तो हम लोगों के पास खाना खाने तक के ही पैसे नहीं थे, तो फिर कॉलेज में भला कैसे पढ़ सकती थी मैं। मेरे डैडी पहले भी कोई काम नहीं करते थे और अभी काम करने की चाह नहीं रखते थे। वे हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही घूमते रहते थे। कभी उन्होंने मेहनत मजदूरी करना तो जाना ही नहीं था। वे समझते थे कि सारी जिंदगी वह अपने पिता की कमाई से ही गुजार सकते हैं। लेकिन कामयाब बनने के लिए तो, जिंदगी आसान करने के लिए तो, जब तक इंसान मेहनत ना करे तब तक वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। उनकी माँ को ऐसा लगता था कि मेरी डैडी वक्त के साथ साथ शायद सुधर जाएंगे। जब उनकी शादी हो जाएगी, पत्नी और बच्चे होंगे, तब वह अपनी जिम्मेदारी को अवश्य ही समझेंगे। लेकिन मेरे डैडी एक ऐसे इंसान थे जो बदलने वाले तो थे नहीं। मेरे दादा दादी तो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, लेकिन मेरे डैडी ने मेरी माँ का जीना हराम कर दिया। मेरी माँ एक अच्छे घराने से संबंध रखती थी। दादा दादी जी की मृत्यु के बाद मेरे ताऊ और चाचाओं ने उनको छोड़ दिया, मेरे पिता को अलग कर दिया। वह लोग अपने अपने परिवार के साथ अलग हो गए। मगर डैडी की आदत अभी भी वही थी। वह अगर किसी एक दिन काम कर लेते तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते थे और दूसरे दिन उनका शरीर कोई भी हरकत नहीं करता था। मेरे डैडी ने कभी तो कोई काम किया ही नहीं था, इसलिए वह अपने किसी भी तरह का काम करने से बहुत ज़्यादा घबराते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा बैठकर खाने की आदत जो थी। परंतु अब उनके बच्चे भी हो गए थे और पत्नी भी थी। अब तो उन्हें पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए था। मगर मेरे डैडी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ अपना पेट भरना होता था। इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं था। जब तक मेरी नानी जी और नाना जी जीवित थे तो वे हमेशा मेरी माँ और डैडी की मदद कर दिया करते थे।
क्योंकि वे अब समझ चुके थे कि उनकी बेटी की शादी ठीक व्यक्ति से नहीं हो पाई है। मेरी माँ और डैडी के विवाह के 4 वर्ष के पश्चात मेरा और 7 वर्ष के पश्चात मेरे भाई का जन्म हुआ था। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ या डैडी के अंदर कुछ कमी के कारण मेरा जन्म देर से हुआ, बल्कि मेरी माँ ऐसा चाहती थी कि मेरे डैडी कुछ करने लगे तब संतान का जन्म हो। परंतु इसमें भी मेरी माँ के हाथ निराशा ही लगी। न चाहते हुए भी लोगों के तानों के कारण मेरी माँ को संतान उत्पन्न करना ही पड़ा। जब मेरे भाई का जन्म हुआ तो माँ को लगा कि वह बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी डैडी के ऊपर कोई फर्क न पड़ा। न ही उन्होंने किसी चीज़ की जिम्मेदारी को ही समझा। हमारे डैडी को कोई फिक्र ही नहीं थी। हमारी फिक्र सिर्फ हमारी माँ ही किया करती थी। चिंताएं उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। मेरे 3 मामा जी थे। उन तीनों की शादी हो गई थी। तीनों अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। सबसे बड़े और छोटे मामा जी तो नाना जी और नानी जी के साथ ही गांव में रहते थे, जबकि बीच वाले मामा जी विदेश में रहते थे। उनका आना बहुत ही कम हुआ करता था। वैसे भी वे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। अब तो नाना जी और नानी जी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो मेरे ननिहाल का माहौल भी बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि मामा जी और मामी जी लोगों ने माँ को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं जिस नज़र से मेरे नाना जी और नानी जी देखा करते थे। अब तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा परेशानियों से गुजरने लगी थी। घर में खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे थे, पर डैडी को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बस उन्हें टाइम टू टाइम खाना चाहिए होता था बस। अगर किसी कारण बस माँ उन्हें टाइम पर खाना नहीं दे पाती थी तो माँ पर हाथ तक उठा लिया करते थे, झगड़ा करते थे। डैडी ने तो कभी हम दोनों भाई बहनों के बारे में भी नहीं सोचा था। घर के बिगड़ते हुए हालात मेरी माँ से संभाले नहीं जा रहे थे। उन्होंने तो कई बार मेरे नाना नानी जी से भी पैसे लेकर डैडी को कोई ना कोई काम करवाने का भी इंतज़ाम करवा दिया था। मगर मेरे डैडी जी थे कि उन पैसों को भी बर्बाद कर दिया करते थे। किसी काम में उनका मन तक नहीं लगता था। एक बार मेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र बेचकर डैडी को ऑटो खरीद कर दिलवा दिया था और कहा था कि सुनो, अब तुम मन लगाकर काम करो और इससे जो पैसा आया करेंगे उससे हमारी गृहस्थी की गाड़ी आराम से चलेगी। पर डैडी ने उस मंगलसूत्र की भी लाज न रखी। माँ ने सोचा था कि हम अब 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा लिया करेंगे, मगर डैडी ने 1 हफ्ते में ही ऑटो बेचकर घर में राशन का इंतजाम कर दिया था। मेरी माँ तो इस बात पर बड़ा क्रोध किया। दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई। माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। उन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली थी, मगर डैडी थे कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए माँ अब खुद ही लोगों के घरों में काम करने जाने लगी। कई बार मैंने माँ से बोला था कि माँ, मुझे भी अपने साथ काम पर लेकर चला करो ना, मगर मेरी माँ इसके लिए राजी न होती, क्योंकि माँ जानती थी कि लोग न जाने कैसी कैसी नज़रों से देखते हैं। वे सोचती कि अगर मजबूरी के कारण मैं खुद ऐसी हालातों का शिकार बन रही हूँ, मगर मैं कभी भी यह नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी भी लोगों की गलत नज़रों का शिकार बने। मैं भले ही कम पैसों में गुजारा कर लूँगी,
लेकिन कभी भी अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी। अब तो घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। डैडी भी सारा सारा दिन हमारे गली के चौक में गुजार दिया करते थे, जहाँ पर सारे आदमी आपस में बैठकर बातें किया करते थे। यह ऐसे लोग होते थे जिनके पास कोई काम नहीं था। माँ ने बाजार के छोटे से किराने की दुकान पर बात करके मेरे भाई रतन को वहीं पर काम पर लगवा दिया था। वहाँ वह सामान बेचने में मालिक की मदद करने लगा था और वहाँ का मालिक उसे बदले में थोड़े पैसे दे दिया करता था। एक दिन मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटी, मैं सोच रही हूँ कि तेरे मामा जी के घर तुझे छोड़ आऊँ। मैंने जब जाने से इनकार किया तो मेरी माँ बोली कि बेटा, मैं यह सब तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि अब तू बड़ी हो रही है और मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर रहते हुए तो मैं तेरी शादी कभी नहीं करवा सकूंगी मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे डैडी ने तो कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा कि तू अपने मामा जी के घर पर रहेगी तो तेरी सारी जिम्मेदारी वे लोग ही संभाल लेंगे और शायद तेरे मामा जी तेरा एडमिशन भी किसी कॉलेज में करवा दें। और अगर नहीं भी करवाया तो वह लोग तेरी शादी तो करवा ही सकते हैं, क्योंकि तेरे मामा की सोच भी बिल्कुल ऐसी है जैसे तेरे नाना और नानी जी की सोच थी। भले ही अब वह लोग अपने परिवार में बिजी हो गए हैं, लेकिन तू तू तो उनकी भांजी है। उनकी तो नौकरियां भी अच्छी है। अगर वह तेरी शादी की जिम्मेदारी ले लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा, लेकिन माँ, यह जिम्मेदारी तो डैडी की है, तो वे लोग क्यों ही करेंगे मेरी शादी। माँ कहने लगी कि बेटा, तेरे डैडी तो कभी जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं। मुझे ही तेरे लिए कुछ न कुछ करना होगा। तेरा भाई भी तो अभी कुछ अच्छा नहीं कमाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं जल्द ही तेरी शादी कर दूंगी। माँ की बात मानने के अलावा मेरे पास अब कोई चारा न रहा और फिर वह अगले दिन ही मुझे मामा जी के घर छोड़कर चली गई थी। मेरे मामा जी भले ही हम लोगों को ज़्यादा याद नहीं करते थे, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाते थे तो वह हमारी बहुत इज्जत किया करते थे। और तो और मेरी माँ को भी खर्च के लिए थोड़े पैसे भी दे दिया करते थे। लेकिन अब की बार तो मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ने के लिए ही आ गई थी। माँ ने मामा जी से कहा कि भैया, मैं भावना को आपके घर छोड़ने के लिए आई हूँ। यह कुछ दिन यहीं पर रहेगी, क्योंकि उधर घर के हालात बहुत ख़राब है और यह आगे पढ़ना भी चाहती है। मैंने इससे कहा है कि कुछ दिन मामा जी के घर रह लो। यह सुनकर मेरे बड़े मामा जी कहने लगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो हमारे घर की ही बच्ची है ना। कुछ दिन क्या बेटा, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। आखिर ये भी तो तुम्हारा घर ही है ना। मामा जी के मुंह से यह बात सुनकर मेरी माँ तो बहुत खुश हो गई थी, मगर मेरी मामियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। मेरी मामा जी का एक बेटा था, अंकित, तथा छोटी मामी की एक बेटी मानसी थी। मेरे बड़े मामा का बेटा अंकित दूसरे शहर में नौकरी करता था, जबकि छोटे मामा की बेटी अभी छोटी थी और पढ़ाई कर रही थी। माँ तो मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोनों ही मामियों का भी व्यवहार मेरे प्रति निराशाजनक था। मैं उनके घर में उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी, पर वे लोग मेरे आने से खुश नहीं थे। उनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके पति अपनी बहन और उसके परिवार की मदद करें।
वे चाहती थी कि अब उनके पति सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान दें। आखिर कब तक वह अपनी बहन और उनके बच्चों पर ध्यान देते रहेंगे? एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि छोटी मामी के पास बातें करने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि छोटी मामी जी देर से ही सोती हैं। मगर जब मैं छोटी मामी जी के कमरे की तरफ गई, तो मेरे कदम उनके दरवाजे पर ही रुक गए थे। वह मेरे मामा जी से कह रही थी कि हम तो तुम्हारी बहन से बहुत तंग आ चुके हैं। आखिर बड़े भाई साहब ने भावना को यहाँ क्यों रोक लिया है? एक दो दिन रुकती तो कोई बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो तुम्हारी बहन से कहा है कि वह जितने दिन भी चाहे यहाँ रह सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहन के क्या इरादे हैं। उसका पति तो कभी कुछ नहीं करता, और वह है कि अपनी बेटी को यहाँ हम लोगों के मत्थे छोड़ गई है, जिससे हम उसकी शादी करवा दें। फिर वह और उसका पति सारी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। इस पर मामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि कोई बात नहीं, अगर हम अपनी भांजी की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, उसकी शादी करवा भी देंगे, तो वैसे भी मेरी बहन ने अपने पति को सुधारने की हर तरह से कोशिश कर ली है। इसमें बुराई क्या है? अब जब उसका पति कोई जिम्मेदारी समझता ही नहीं, तो क्या किया जाए? मामा जी और मामी जी में आपस में बहुत बहस हो रही थी। यह सुनकर मैं उल्टे कदमों से वापस अपने छोटे मामा की बेटी मानसी के कमरे में जाकर लेट गई। मैं भीतर ही भीतर शर्म से गड़ी जा रही थी कि मामी समझ चुकी थी कि मेरी माँ के क्या इरादे हैं, मगर वो भी क्या करती। मेरी माँ बहुत मजबूर थी। वह मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के पास यदि नहीं आती, तो फिर आखिर कहाँ जाती? बेचारी इस पूरी दुनिया में उनका उनके भाइयों के अलावा और कोई था भी तो नहीं। एक हफ्ते बाद मेरे बड़े मामा जी मेरे कमरे में आए और मुझसे बोले कि बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। कल तुम्हारी माँ ने बताया था ना कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। तुम आगे पढ़ना चाहती हो, मगर घर की परेशानियों की वजह से तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सका। मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने जा रहा हूँ। अब तुम आगे पढ़ सकोगी। मामा जी की बात सुनकर मैं बहुत खुश थी। वह मुझे अपने साथ ले गए थे और उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया था। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मामा जी ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। यह सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैंने उनको मामियों के व्यवहार के बारे में भी बताया था। तब माँ ने समझाया कि बेटा, तुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है तो सब कुछ बर्दाश्त करके रहना होगा। तेरी मामियों का बर्ताव तेरे साथ जैसा भी हो, तू खामोशी से उसको बर्दाश्त कर लेना मेरा बच्चा। क्योंकि यहाँ भी रतन की तबीयत काफ़ी ख़राब है। पूछने पर माँ ने बताया कि एक दिन दुकान पर वह काम कर रहा था कि तभी उसको वहाँ चक्कर आया और खून की उल्टी आने लगी। दुकान के मालिक ने फ़ोन करके मुझे यह बात बताई, तो मैं उसके पास गई और उसे पास के ही डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी। थोड़ी देर के लिए उसे सुकून आ गया था, मगर अभी भी उसकी ऐसे ही हालत है। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं कल ज़रूर आऊँगी। मामा जी को ही बताऊँगी कि रतन की तबीयत ठीक नहीं है। माँ कहने लगी, हाँ बेटा, तू आ जाना। अगले ही दिन मैं मामा जी के साथ जब अपने घर पहुँच गई, तो
मैंने वहाँ देखा कि मेरे भाई की तबीयत काफ़ी खराब है। माँ ने मामा जी को बताया कि कल रात से तो उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं फूट-फूट कर रोई थी, क्योंकि भाई की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। और पिताजी आंगन में कुर्सी पर बैठकर तंबाकू खा रहे थे। मामा जी मुझे देखकर उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उन्हें तो लोगों की इज्जत करना भी नहीं आता था। मुझे अपने डैडी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी बहुत देर हम लोग वहाँ बैठे। फिर मामा ने भाई के इलाज के लिए थोड़े से पैसे दिए और हम लोग फिर वापस आ गए। मानसी रोज शाम के समय छत पर पढ़ाई करने के लिए जाती थी, तो मैं भी उसके साथ ही चली जाया करती थी, क्योंकि नीचे बैठकर जब मैं पढ़ाई करती तो मामियों की उल्टी सीधी बातें सुनाई पड़ती थी। मामा जी के सामने तो वह ठीक ठाक से रहती, परंतु उनके पीछे वह मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी। परंतु अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई थी। मैं उनकी हर बात को खामोशी से बर्दाश्त करने लगी थी। भले ही मानसी मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन वह मेरी परेशानियों को अच्छी तरीके से समझती थी। वह भी देखती रहती कि उसकी माँ और बड़ी माँ का व्यवहार मेरे साथ कैसा होता है। शाम को जब हम लोग छत पर पढ़ाई करने के लिए बैठे, तो मैं उसे भी पढ़ा दिया करती थी। हमारे ही घर के बगल वाली छत भी हमारी छत से मिली हुई थी। पिछले कुछ दिनों से वहाँ कुछ लड़के बैठकर शाम की चाय पिया करते थे और आपस में बातें भी किया करते थे। उनमें से एक लड़का देखने में ऐसा लगता था जैसे वह काफ़ी अमीर घर का हो, जबकि दूसरा वाला लड़का मामूली से कपड़े पहना करता था। मैं अक्सर यह नोटिस कर रही थी कि वह अच्छे कपड़े पहनने वाला लड़का मुझे बार बार देखता रहता था, जबकि उसके साथ वाला जो दूसरा लड़का होता था, वह हमेशा मानसी से ही बातें किया करता था। बस शायद वह उनका पड़ोसी था, इसलिए वह उनको ब्रिजेश भैया का कहकर पुकारती थी। ब्रिजेश ने मुझसे कहा कि यदि आपको पढ़ाई में कुछ मदद चाहिए, तो वो वाला मेरा दोस्त है ना, वो आपकी मदद कर सकता है। उसका नाम सुशील है। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। मुझे मामा जी के घर रहते हुए अब 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया था। शाम को जब हम लोग छत पर पढ़ाई करने के लिए बैठते, तो मैं मानसी को भी पढ़ा दिया करती थी और अपना खुद भी पढ़ा करती थी। हमारे घर के बराबर में जो घर था, उसकी छत पर हमारी छत से मिली हुई थी। एक दिन मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत महसूस हुई और इसी कारण मैंने सुशील को हाथ हिलाकर अपने छत पर आने का इशारा किया। मैंने बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। यह सुनकर वह जल्दी से मेरी छत पर आ गया। अभी वह मुझे पढ़ाई से संबंधित कुछ बातें बताई। उसके बाद उसने मुझे अपने बारे में बताया। वह कहने लगा कि मैं आपको रोज यहाँ छत पर पढ़ाई करते हुए देखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जैसी लड़की जो हमेशा छत पर आती तो है, और उसकी नज़र हमेशा इधर उधर नहीं होती, बस अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती है। मैंने उसे धन्यवाद कहा और यह भी कहा कि आपने मुझे जो टॉपिक समझाया है, उसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोनों इतनी बातें कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से छोटी मामी जी छत पर कपड़े सुखाने के लिए आ गई और मामी जी ने हम दोनों को बातें करते हुए देख लिया था। यह देखते ही वे तुरंत
मेरे पास आ गई और बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ खड़े होकर तुम पड़ोस के लड़कों से बातें कर रही हो। यह बात जब सुशील ने सुनी तो वह उल्टे पैरों अपनी छत पर चला गया, क्योंकि वह अब समझ चुका था कि मेरी मामी जी सब गलत समझ चुकी हैं। मैं भी बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने कहा, मामी जी, आप यह क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। तो वे कहने लगी कि चलो मेरे साथ, अभी मैं तुम्हारी सारी करतूत, सारी कारस्तानी तुम्हारे मामा जी को बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मामा जी तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं ना। उन्हें तो यही लगता है कि तुम छत पर पढ़ाई करने के लिए आती हो। यह तो अच्छा हुआ कि आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना तुम तो अपने मामा जी की निगाह में हमेशा अच्छी ही बनी रहती। मैंने मामी जी को बार बार सफाई दे रही थी कि एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। उस लड़के को मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें पूछने के लिए ही बुलाया था, मगर मेरी मामी ने मेरी एक न सुनी और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग खींचते हुए छत से नीचे लेकर आ गई। उन्होंने एक की दो लगाकर घर के सभी लोगों को बताने लगी, किंतु मैं बार बार सभी से यही कह रही थी कि मैं उसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए ही बुलाई थी, क्योंकि ब्रिजेश ने मुझे बताया था कि वह लड़का विदेश से पढ़कर आया है। तुम्हें जो भी पूछना है उससे पूछ लेना। पर मामी जी ने इस बात को और बढ़ावा दिया और कहने लगी, तो तुमने उसके दोस्त को छत पर ही बुला लिया। इसका मतलब यह है कि तुम ब्रिजेश से भी बात करती हो। इस तरह हमारे मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी भला। बड़ी मामी कहने लगी कि आजकल किसी पर भरोसा करने का जमाना नहीं है। देख लिया न जी आपने, आपकी भांजी किस तरह से मोहल्ले के लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। इस बात को सुनते ही मेरे दोनों मामा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय मेरी माँ को फ़ोन कर दिया और कहने लगे कि तुम तुरंत आकर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। हम इसे और अपने साथ नहीं रख सकते। तुम्हारी बेटी को हमने यहाँ इसलिए नहीं रखा है कि हमारे मोहल्ले में हमें बदनाम कर दे। तुम्हारी बेटी हमारे मोहल्ले के लड़कों के साथ चक्कर चला रही है। माँ को अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह यह सब क्या सुन रही है। यह सब सुनकर माँ हैरान रह गई। मैं एक तरफ खड़ी हुई आंसू बहा रही थी, क्योंकि मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था और न ही कुछ सुनने को तैयार था। मुझे अब लगने लगा था कि शायद सुशील भी मेरी मामियों के साथ ही मिला हुआ था। आखिर वह उसका पड़ोसी हो सकता था। यह सब इन लोगों को की मिली भगत हो सकती है। तभी वह मुझे घूर घूर कर देखता रहता था और मेरे एक बार बुलाने पर ही वह तुरंत आ गया। वह चाहता तो मामी जी को सारी सच्चाई बताकर भी तो जा सकता था, मगर वह तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मैंने सोच लिया था कि मुझ जैसी लड़कियों की किस्मत ऐसी ही होती है। मैं जानती थी कि अब कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना मेरी दोनों मामियों ने मिलकर मामा जी को सुनाई थी। यहाँ मुझे रहते हुए काफ़ी समय गुजर गया था। यहाँ की लड़कियाँ और औरतें भी मुझे पहचानने लगी थी। सबको समझ में भी आता था कि मेरी मामियाँ मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, क्योंकि वह पड़ोस के घरों में बैठकर मेरी ही बुराई किया करती थी और सबको यही बताती थी कि हम किसी भी तरह से इसे
यहाँ से भगाना चाहते हैं। फिलहाल अगले ही दिन मेरी माँ मुझे वापस लेने के लिए आ गई थी। मुझे लगा वह तो मेरी बात को समझेंगी, मगर उन्होंने भी मुझे देखते ही मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वे कहने लगी कि नालायक, एक तो मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, परेशानियों ने मुझे घेर रखा है और तूने भी मुझे तंग करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। तभी बड़ी मामी बोल पड़ी कि देखो, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हम इसे यहाँ अब और नहीं रख सकते। आखिर हमारे घर में भी बेटी है और अभी वह बच्ची है। इसको ऐसी हरकतें करते देखकर उस पर भी भला क्या असर पड़ेगा। मैं तो अपनी गाल पकड़े रोए ही जा रही थी। मुझे लगता था कि माँ तो मेरी बात समझेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ मेरा हाथ पकड़कर गुस्से से मुझे घर में ले आई। मैं घर आने पर माँ को बताया कि माँ, मेरा यकीन करो, तुम्हारे सर की कसम माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मामियाँ तो चाहती थी यही कि मैं उनके घर से वापस चली जाऊं, और अब वह इस बात में कामयाब भी हो गई। माँ कहने लगी कि बेटा, तू बहुत मासूम है, तू अभी चालाकियाँ नहीं समझती। गलती तो तेरी ही है ना बेटा, कि तूने उस लड़के को छत पर बुलाया। आखिर बुलाया ही क्यों, वह तेरी खातिर छत तक आ गया। उन लोगों को बढ़ावा मिल गया कि तूने छत पर बुलाया है। तुझे सोचना चाहिए था ना मेरे बच्चे, कि तू अपनी मामी को कोई मौका न दे। मगर अब बहुत कुछ हो गया है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मगर तूने सब कुछ खराब कर दिया। माँ फिर सर पकड़कर रोने लगी और मैं अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। आपकी बेटी भले ही भोली है, मासूम है, मगर खराब चरित्र की नहीं है माँ। माँ कहने लगी कि अब तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकेगी और हम तेरी शादी कैसे करेंगे। मैंने कहा, माँ, मुझे अब आगे नहीं पढ़ना, और रही शादी की बात, तो वह भगवान चाहेगा तो मेरी शादी हो जाएगी। उन लोगों ने मुझ पर एहसान किया था, मगर मुझे नहीं पता था कि उनके एहसान का बदला मुझे इस तरह से चुकाना पड़ेगा। माँ कहने लगी कि बेटा, मैं क्या करूँ, तेरे भाई की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब एक सप्ताह तक मैं कॉलेज नहीं गई, तो मेरी एक सहेली जिसका नाम बबीता था, उसका फ़ोन आ गया। वह कहने लगी कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो भावना, कितने दिन हो गए यार, सब ठीक तो है ना, कब से आओगी। एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछने लगी। तब मैंने उसको पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि ऐसे तो तुम अभी कॉलेज नहीं आ सकोगी। मैंने कहा, कॉलेज आऊँगी तो पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे न तो मेरे पास है, न मेरे माता पिता के पास। इस समय मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। बबीता कहने लगी, तो फिर तुम अपने भाई का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाओ ना। मैंने कहा कि मैं माँ से बात करूँगी यार, कुछ भी करके हमें उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, तभी उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता चल सकेगा। बबीता बोली, यार, भले ही तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, मगर मुझसे दोस्ती खत्म मत करना। हम दोनों फ़ोन पर बातें करते रहेंगे। मैं उसकी बातें सुन खुश हुई थी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, एक तुम ही तो मेरी दोस्त हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुमसे दोस्ती खत्म नहीं करूँगी। एक तुम ही तो हो जो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। मैंने माँ से कहा कि माँ, हमें कुछ भी करके रतन को किसी बड़ी डॉक्टर को दिखाना होगा।
माँ कहने लगी कि बेटा, मैं कहाँ से उसको बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? बड़े डॉक्टर के पास फीस के भी पैसे देने होंगे। डॉक्टर रिपोर्ट भी करवाएगा और दवाइयों में खर्च भी ज़्यादा होगा। माँ और मैं आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इतने में डैडी घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं उनके पैरों में जाकर गिर गई और उनसे कहने लगी कि डैडी, कुछ भी करके रतन की जान बचा लीजिए। एक आप ही तो हैं जो कहीं से पैसे मांग कर ला सकते हैं। एक पिता अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या करता है। आपने तो कभी हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। डैडी ने यह सुनते ही मुझे धक्का दे दिया और मैं जमीन पर गिर गई थी। माँ ने मुझे जल्दी से आकर संभाला और वह डैडी से कहने लगी कि यह क्या हरकत है। जब डैडी पर हम दोनों माँ बेटी की नज़र गई तो वह लड़खड़ा कर चल रहे थे। माँ ने अपना सर पकड़ लिया था। इसका मतलब यह था कि अब डैडी शराब पीकर भी घर आने लगे थे। अभी तक तो सिगरेट और गुटखा ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो वह शराब भी पीने लगे थे। डैडी नशे की हालत में लड़खड़ा रहे थे। लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उनके पास से बहुत तेज बदबू आ रही थी। माँ कहने लगी, वैसे तो तुम्हारे डैडी के पास पैसे नहीं होते, मगर शराब पीने के लिए न जाने कहाँ से इस आदमी को पैसे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ भाई बिस्तर पर लेटा हुआ कराह रहा था। उसका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। डैडी तो हमारी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थे। फिर मेरी माँ मजबूरन उन लोगों के यहाँ मदद मांगने गई जहाँ पर वह नौकरी किया करती थी। उन्होंने उनसे पैसों की मदद के लिए कहा तो उन लोगों ने रहम खाकर मेरी माँ को यही कोई 80,000 रुपए के आसपास की रकम दे दी। माँ ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर मेरी माँ और मैं रतन को अच्छे अस्पताल में लेकर गए थे। वहाँ जाने के बाद हमने उसका डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि रतन को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और वह काफ़ी फैल गया है। यह सुनकर तो माँ और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि रतन इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द आपके बेटे का ऑपरेशन करना होगा। अभी भी उसके बचने के चांस हैं, मगर उसका वक्त पर ऑपरेशन हो गया तो वह बच सकता है। माँ उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, तो फिर आप ऑपरेशन कर दीजिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन ऑपरेशन में लाखों रुपए का खर्चा आएगा। यह सुनकर तो माँ बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ हम इतनी बड़ी मुश्किल से बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए आए थे। उधर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम की बात बता दी है, जिसको जमा करना हमारे लिए आसान काम नहीं था। 2 दिन तक अस्पताल में मेरा भाई एडमिट रहा, मगर जब हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो हम उसे घर वापस लेकर आ गए थे। माँ रतन की ऐसी हालत देखकर बहुत रो रही थी। मैंने माँ को समझाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मैं अपनी माँ को सिर्फ सांत्वना ही तो दे सकती थी। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अभी हम घर में मौजूद थे जब ज़ोर ज़ोर से हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हमारे पड़ोस में रहने वाले दीनू काका ने कहा कि बेटा, जल्दी से जाकर अपने डैडी को बचा ले। मैं तो उनकी बात सुनकर घबरा गई।
मैंने कहा, दीनू काका जी, क्या हो गया? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, तू यहाँ से जल्दी से जा और अपने पिता को बचा ले। उधर भीड़ तेरे डैडी को बहुत मार रही है। ऐसा न हो कि वो मर जाए। इसमें तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप काका? तो वह कहने लगे कि हाँ, बाजार में तेरे डैडी ने एक औरत का पर्स चोरी कर लिया था और उसको वहाँ के लोगों ने चोरी करते हुए देख लिया। वह भागने की कोशिश करने लगा तो भीड़ ने उसे पकड़ लिया और लोग उसे बुरी तरह से मार रहे हैं। काका की बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। वह पहले ही काफ़ी परेशान थी। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक से डाला और मैं इस समय घर से निकल गई थी। भागते भागते मैं जल्दी जल्दी बाजार वाले रास्ते पर पहुंची तो देखा कि एक तरफ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। लोगों ने गोल घेरा बनाया हुआ था। चारों तरफ शोर ही शोर और भीड़ के बीच खड़े हुए लोग कह रहे थे कि मारो मारो मारो। मैं यह सब देखकर बहुत घबरा रही थी। फिर भी मुझे अपने डैडी को बचाना था। मैं भीड़ को चीरती हुई बड़ी मुश्किल से अपने डैडी के पास तक पहुंची तो देखा कि लोगों ने उनका मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे। उनके पैरों और गाल के पास से खून निकल रहा था। मैं जल्दी से अपने डैडी के पास गई। लोग अभी भी उसे लात और घूंसे से मार रहे थे। मैं कहने लगी कि प्लीज़ इन्हें छोड़ दो। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं सबके आगे हाथ जोड़ रही थी। इतने में ही पुलिस गाड़ी का सायरन सुनते ही वहाँ पर एकत्रित लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने जल्दी से भीड़ को मेरे डैडी के करीब से हटाने की कोशिश की। उन्होंने देखा तो पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पुलिस ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर बुलाया। मैं अपने डैडी को उठाने की कोशिश कर रही थी मगर वह बेहोश हो चुके थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे कंधों से पकड़ा और वहाँ से पीछे हटने के लिए कहा। मैंने रोते हुए चिल्लाकर कहा कि यह मेरे डैडी हैं। वह औरत जिसका पर्स चोरी हुआ था वह वहाँ से अब जा चुकी थी, जबकि अभी भी वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। सब लोग तमाशा देख रहे थे। आज मुझे पता चला था कि मेरे डैडी के पास इतने पैसे कहाँ से आ जाया करते थे। वह अपने शौक के पूरा करने के लिए चोरियाँ किया करते थे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते थे। मेरे डैडी को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। मैंने फ़ोन करके माँ को सब कुछ बता दिया था। माँ पड़ोस के लोगों को मेरे घर पर छोड़कर अस्पताल भाग कर चली गई थी। वह बुरी तरीके से रो रही थी। मुझसे कहने लगी कि बेटा, क्या हुआ? मैंने कहा, माँ, अभी डैडी का डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। पुलिस भी अस्पताल में मौजूद थी। वह लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग इनको कैसे जानते हो, कौन हो आप? हमने अपने बारे में बता दिया था। माँ बार बार वहाँ पर आते जाते नर्स से पूछ रही थी कि मेरे पति की तबीयत कैसी है, लेकिन सबने यही कहा था कि अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डॉक्टर अभी उसका इलाज कर रहे हैं। उसकी चोट काफ़ी गहरी है और काफ़ी चोट आई है। थोड़ी देर गुजरी तो डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि पेशेंट की तो मौत हो चुकी है। मित्रों, यह कहानी का पहला भाग है। दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलती हूँ फिर अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
बाय बाय दोस्तों।